जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, मैं एक सिविल सर्विस की तैयारी करता हूं और जो भी मेरे छोटे भाई मेरे दोस्त वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे हुआ, बैंक हुआ, एसएससी, सीजी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल के जीएस के लिए मैं एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आया हूं। तो आइए हम लोग जीएस के बारे में देखते हैं। तो जीएस में सबसे पहले हम लोग पॉलिटी, पहले सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट होगा पॉलिटी, फिर उसके बाद मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले स्टार्ट में कैसे करता हूँ, पॉलिटी से। क्योंकि देखिए पॉलिटी क्या है कि पॉलिटी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। पॉलिटी में क्या है कि पॉलिटी एक स्टूडेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट के अलावा भारत के हर नागरिक के लिए पॉलिटी जरूरी है। क्योंकि पॉलिटी को जानना, सबको जानना चाहिए। क्योंकि पॉलिटी में जो जो चीज़ दिया हुआ है, हमारे देश में आधा लोगों को पता नहीं है कि पॉलिटी में क्या दिया है, हमारे संविधान में क्या दिया है। इसलिए संविधान को सबको जानने का अधिकार है, सबको जानना भी चाहिए। तो आइए हम लोग संविधान यानी पॉलिटी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा भारतीय संविधान, ठीक, इंडियन पॉलिटी देखिए बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसको बहुत लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना कर नहीं पढ़ना है। इसको बहुत अपने हिसाब से बहुत आसानी से पढ़ना है। जैसे हम लोग बचपन में बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, जैसे मैथ का पढ़ते हैं, इंग्लिश का पढ़ते हैं, कोई भी किताब करते हैं। तो जैसे उसमें 1 बाय 1 चैप्टर होता है। जैसे मैथ का उठा लेते हैं, तो मैथ में जैसे परसेंटेज हुआ, औसत हुआ, लाभ हानि हुआ, कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, जो कुछ भी हुआ, जैसे 1 बाय 1 हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही पॉलिटी में भी वैसे सेम टू सेम सिस्टम है। वही उसमें भी चैप्टर है, इसमें भी चैप्टर है। उसमें भी कोई भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो चैप्टर में पेज रहता है एक से, जैसे चैप्टर परसेंटेज हुआ तो परसेंटेज 1 से 6 पेज तक है, फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो जा रहा है। इसी तरह पॉलिटी भी है। तो पॉलिटी में क्या है देखते हैं। पॉलिटी में इसमें क्या देख, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में क्या होता है, पॉलिटी में भाग, जैसे हमारे सब्जेक्ट में चैप्टर था, तो पॉलिटी में क्या है, भाग इसको कहते हैं। चैप्टर को ही भाग बोलते हैं। तो उसमें जो भाग को, इसमें कितने भाग होते हैं, तो इसमें 22 भाग होते हैं। ठीक, कितने भाग होते हैं इसमें, 22 भाग होते हैं। दूसरा क्या है इसमें, अब जिसमें उसमें कोई भी मैथ का ही हुआ, तो मैथ में जैसे चैप्टर होता है, तो चैप्टर जैसे परसेंटेज हुआ, तो परसेंटेज में 1 से लेके 6 पेज तक परसेंटेज है। तो वैसे इसमें पॉलिटी में भाग होता है, भाग 1, भाग 2। तो भाग जब 1 होता है तो उसमें भी चैप्टर जैसे दिया रहता है, चैप्टर के हिसाब से पेज दिया रहता है कि पेज 1 से लेके पेज 5 तक क्या दिया है, परसेंटेज। पेज 5 से लेके पेज 10 तक क्या दिया है, एवरेज। तो वैसे ही पेज भाग 22 तो भाग होते हैं। फिर इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या कहते हैं, अनुच्छेद। इसमें पेज को क्या कहते हैं, अनुच्छेद। क्या कहते हैं, अनुच्छेद। अनुच्छेद को इंग्लिश में इसको कहते हैं आर्टिकल। ठीक है, इसमें आर्टिकल। तो इसमें आर्टिकल मूल रूप से इसमें आर्टिकल कितने होते हैं, 395। कितने होते हैं, 395। लेकिन इसमें क्या है ना, गणना। इसमें जैसे कोई भी आर्टिकल में से नया संविधान संशोधित होता रहता है, तो उसमें एक आर्टिकल बढ़ता रहता है। तो इसमें कुल मिला के कितने होते हैं, 365। ठीक है, अगर हम क्रम के हिसाब से देखेंगे तो 395 होता है, और उसको गणना के हिसाब से देखेंगे तो 465। कितना होते हैं, 465। अनुच्छेद 395 और इसमें 465 होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, इसमें अनुसूचियां होती हैं। कितना क्या होती है, अनुसूची। इसमें पहले अनुसूची 8 था, लेकिन संशोधन होते इसमें 12 अनुसूची हो गई है, 4 अनुसूची बढ़ गई। ठीक है, तो भाग इसमें क्या होता है, 22 तो भाग है। अनुच्छेद 395 होता है, और 465 पूरा देखेंगे तो 465 होता है, लेकिन मूल रूप से कितना होता है, 395 अनुसूची। इसमें 12 अनुसूची होती है। ठीक है, ये है तुम्हारा ये है आपका पॉलिटी में यही सब होता है। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाएगा पॉलिटी में कितने भाग होते हैं, तो 22 भाग होते हैं। इसमें कितने अनुच्छेद होते हैं, तो इसमें 395 अनुच्छेद होते हैं। लेकिन ये मूल रूप से 395 है, लेकिन 360 टोटल अगर जोड़ेंगे तो 465, 465 होते हैं। ठीक है, इसमें 12 अनुसूचियां होती हैं। ठीक है, ये होता है पॉलिटी में। तो आइए हम लोग आज का अपना पहला भाग संख्या 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं, भाग संख्या 1। ठीक है, तो आइए हम लोग भाग संख्या 1 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे
भाग 1, ठीक है। जैसे अब जैसे मैथ के चैप्टर में क्या आता है कि चैप्टर 1 का क्या नाम है, परसेंटेज। तो इसमें भाग 1 का क्या नाम है, तो भाग 1 का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 1 का नाम क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक। क्या नाम है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब जैसे मैथ में क्या था, पहला चैप्टर क्या नाम था, परसेंटेज। तो परसेंटेज कितने पेज तक दिया है, तो परसेंटेज 1 से लेके 5 तक दिया है। 1 से लेके 5 के बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जा रहा है, तो इसमें भाग 1 का क्या नाम है, संघ और उसका राज्य। और इसको पेज को हम लोग ये आर्टिकल के नाम से जानते हैं। तो इसमें कितने आर्टिकल है, तो इसमें 1 से लेके 4 तक आर्टिकल दिए हैं, ठीक है। 1 से लेके 4 तक आर्टिकल दिए हुए हैं। तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि वो आर्टिकल में होता क्या है, संघ और उसका राज्य। और कितने आर्टिकल है, 1 से लेके 4 तक आर्टिकल है। तो आइए हम जानते हैं कि 1 से लेके 4 तक आर्टिकल में क्या क्या दिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है आर्टिकल 1, ठीक। बहुत ध्यान से देखिए कि आर्टिकल 1 में क्या है। आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनियन। भारत राज्यों का यूनियन है। और टूट नहीं सकता, ठीक है। भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है और ये कभी टूट नहीं सकता। ये भारत के जो राज्य हैं वो कभी भी टूट नहीं सकते हैं, ध्यान दीजिए। भारत राज्यों का संघ है और ये कभी टूट नहीं सकता है। तो संघ देखिए, संघ 3 प्रकार का होता है। संघ कितने प्रकार का होता है, संघ 3 प्रकार का होता है। अब हम लोगों का क्या है, इंडिया क्या है, यूनियन है। लेकिन और भी देश में और भी जो है उसका अलग अलग सिस्टम होता है। तो आइए देख लेते हैं कि संघ 3 प्रकार का कौन कौन सा है। तो संघ देखिए 3 प्रकार का होता है। तो संघ में इधर देखिए, संघ में पहला क्या होता है, कॉन्फेडरेबल। पहला क्या होता है, कॉन्फेडरेबल। कॉन्फेडरेबल को क्या कहते हैं हम लोग, परिसंघ। ठीक। पहला क्या होता है, कॉन्फेडरेबल परिसंघ। दूसरा क्या होता है, फेडरेबल। फेडरेबल को क्या कहते हैं हम लोग, संघ। फेडरेबल को क्या कहते हैं, संघ। और तीसरा क्या आता है, यूनियन। यूनियन को हिंदी में क्या कहते हैं, संघ। देख रहे हैं, तीसरा क्या है, यूनियन। यही है हम लोगों का इंडिया, यूनियन। अब देखते हैं यूनियन, फेडरेबल और कॉन्फेडरेबल में क्या अंतर क्या है इसमें, क्यों भाई ये 3 जो है और क्यों सबका अलग अलग सिस्टम होता है। तो कॉन्फेडरेबल, फेडरेबल, यूनियन। कॉन्फेडरेबल परिसंघ वो होता है जो देश में ये परिसंघ लागू होते हैं उसके देश समझ लीजिए कि वो आसानी से एक दूसरे से, उसके जो राज्य होते हैं वो आसानी से एक दूसरे से टूट जाएंगे। समझ गए ना, एक दूसरे से टूटते जाते हैं। जैसे सोवियत संघ से रूस अलग हो गया, फिर टूट जाते हैं। फिर क्या होता है, फेडरेबल भी टूट जाता है, लेकिन ये परिसंघ जैसा नहीं है। इसमें थोड़ा नियम कानून रहता है, टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा। परिसंघ तो टूट ही जाएगा, संघ भी तो टूट ही जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, यूनियन। जिस देश में यूनियन लागू रहेगा उसके राज्य कभी भी नहीं टूट सकते, ठीक है। इसके राज्य क्या है, कभी भी नहीं टूट सकते। तो हम लोग का इंडिया क्या है, यूनियन। यूनियन में क्या है, ये कभी टूट नहीं सकते। यूनियन का मतलब, परिसंघ क्या होता है, परिसंघ एक दूसरे से हमेशा बहुत आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। परिसंघ क्या है, बहुत आसानी से टूट जाएगा। फेडरेबल क्या है, संघ है, संघ भी टूट जाता है। तो मतलब परिसंघ जैसा नहीं है, संघ टूटेगा लेकिन इसमें थोड़ा नियम कानून रहेगा, टूट जाए, ये भी टूट जाएगा। फिर क्या है, यूनियन।
यूनियन अगर जिस देश में लागू रहेगा तो यूनियन के देश कभी नहीं टूटते हैं, ध्यान रखिएगा, यूनियन के देश कभी नहीं टूटते हैं। इंडिया में क्या है, यूनियन है, संघ नहीं है। संघ के अलावा देखिए, जैसे संघ तो ये भी है, ये भी है, लेकिन यूनियन जरूर लगाइएगा, इंग्लिश वाला ध्यान दीजिएगा, भारत राज्यों का यूनियन है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, आर्टिकल 2, ठीक है, आर्टिकल 2। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 ये कहता है कि जो हमारा संसद है, जो हमारे देश में संसद होते हैं, संसद मतलब समझ रहे हैं, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा, जो संसद केंद्रीय संसद, संसद लोकसभा राज्यसभा, संसद जो है संसद कोई भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है, ठीक है। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि जो हमारी संसद होती है वो कोई भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है, ठीक है, विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। इसी एग्जाम्पल में आप देखिए, एग्जाम्पल में एक हमारा राज्य है सिक्किम, याद है सिक्किम, एक राज्य हमारा क्या है, पूर्व में है, पूर्व में है सिक्किम। सिक्किम कहाँ है पता है, उत्तर प्रदेश बिहार से होते हुए, बिहार से ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, बांग्लादेश से ऊपर, तो सिक्किम वहां पे है। तो सिक्किम जो राज्य था, जो हमारा पहले सिक्किम राज्य नहीं था, इसको मिलाया गया, ये पहले विदेशी देश था, इसको मिलाया गया, ठीक है। तो इसको कब मिलाया गया, तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल में क्या है, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम को कब मिलाया गया, तो सिक्किम को 16 मई को मिलाया गया 1975, ठीक है, सिक्किम को मिलाया गया 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया गया भारत में, आर्टिकल 2 के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 2 के अनुसार मिलाया गया। अब आते हैं तीसरा, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 देखिए अब क्या कहता है, आर्टिकल 3 ये कहता है कि संसद वर्तमान भारतीय राज्यों, भारतीय राज्यों के नाम, ठीक है, वर्तमान भारतीय राज्यों के नाम एवं उसकी सीमा को परिवर्तित यानी बदल सकता है, ठीक है, परिवर्तित बदल सकता है, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि संसद वर्तमान भारतीय राज्यों, जो इस टाइम हमारे राज्य है ना, इसको संसद चाहे तो इसका नाम बदल सकती है, वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कर सकती है, कोई भी अगर राज्य है उसको बहुत आसानी से नाम बदल सकती है, ठीक है। संसद वर्तमान भारतीय राज्यों के नाम एवं उसकी सीमा को परिवर्तित कर सकती है, बदल सकती है, ठीक है। और आते हैं चौथा, 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4, ये है हमारे आर्टिकल 4। अब आर्टिकल 4 ये कह रहा है, हमारे संविधान के भाग 1 का आर्टिकल 4 क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संशोधन, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संसद जो है संशोधन करते समय आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संसद जो है संशोधन करते समय राष्ट्रपति हस्तक्षेप
नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 4 ये कह रहा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संशोधन करते समय राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये अधिकार संसद को है कि वो कोई विदेशी राज्य को मिला सकता है और भारतीय राज्यों के नाम और उसके उसकी सीमा को परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 4 ये कह रहा है कि जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग संसद जब करेगा, मतलब संसद को विदेशी राज्य मिला रहा होगा या तो उसकी राज्य के नाम और सीमा को परिवर्तन कर रहा होगा, तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका भाग 1। भाग 1 का नाम क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। अब आते हैं आर्टिकल ये कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है, और ये कभी टूट नहीं सकता है। आर्टिकल 2 ये कह रहा है कि संसद जो है कोई भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है, ठीक है। कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे एग्जांपल में सिक्किम हमारा पहले राज्य नहीं था, उसको 16 मई 1975 में मिलाया गया, ठीक है। कब मिलाया गया सिक्किम को? 16 मई 1975। किसको मिलाया गया? सिक्किम को। अब फिर आर्टिकल 3 ये कहता है कि संसद वर्तमान भारतीय राज्यों के नाम और उसके सीमा में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। मतलब उसका नाम बदल सकता है, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का जब प्रयोग संसद करेगा तो उसमें राष्ट्रपति जी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग संसद जब करेगा तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं, टांग नहीं लड़ाएंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चलिए बताइए भाग 1 का नाम क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 के अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं? 1 से लेके 4 तक, ठीक है। किसको अधिकार है कि वो भारतीय राज्यों के नाम और सीमा को बदल सकता है? संसद को। किसको अधिकार है कि वो विदेशी राज्यों को मिला सकता है? संसद को। जब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगा तो उसको कौन हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है। ये है आपका भाग 1। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो भैया हो गया। अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। आगे ये होता है कि जब ये सब हो गया, अब आते हैं जब हम लोगों का इस टाइम 28 तो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये इनका इतिहास कैसे, ये कैसे आ गए? सिक्किम तो आ गया था बिना आर्टिकल 2 के अंतर्गत, लेकिन ये कैसे आएगा? तो आइए देखते हैं कि भारतीय राज्यों का इतिहास क्या है। भारतीय राज्यों का इतिहास क्या है, ये देखते हैं कि हमारे भारतीय राज्य का इतिहास क्या है। जो इस टाइम 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो कैसे मिले, ऐसे देखते हैं इसको, ठीक है। भारतीय राज्यों का इतिहास। तो ठीक है, जो आपको पता होगा कि जब भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ था, तो भारत के 2 भाग में बांटा गया था, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब ये अलग हुआ था तो भारत में बहुत छोटी बहुत ज़्यादा रियासतें थी, ठीक है। रियासतें मतलब समझ रहे हैं? रियासतें मतलब छोटे मोटे राजा थे, मतलब बहुत सारे। पहले तो राजा आए थे ना, कि पहले थोड़ी ना ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या संसद विधायक होते थे, नहीं, पहले राजा होते थे। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पहले राजा थे, तो राजा बहुत सारे रियासतें थी, मतलब उनकी छोटी छोटी जागीरें थी, तो बहुत सारे थी। तो जब भारत पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो अंग्रेजों ने कहा, लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेजों ने कहा कि भैया ठीक है,
जो छोटी छोटी रियासतें थी तो रियासतों को बोला गया कि ठीक है भैया आप भारत में या तो मिल सकते हैं या फिर आपका मन है तो पाकिस्तान भी जा सकते हैं। आप भारत में भी जा सकते हैं और पाकिस्तान में भी जा सकते हैं, और आपका अगर मन है तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। आपके ऊपर उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया। उनको बताया गया कि आप भारत में भी मिल सकते हैं, आप पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में हमारे जो रियासतें थी तो पाकिस्तान में 13 रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई। कितनी रियासतें? 13। ठीक है, पाकिस्तान में 13 रियासतें चली गई। अब आते हैं भैया अपना प्यारा इंडिया पे। भारत में कितने रियासतें आई? भारत में कितने रियासतें आई? 594, अरे 549 रियासतें भारत में मिली। ठीक है, 549 रियासतें भारत में मिली। लेकिन अभी 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी और वो अपना बहुत ज्यादा चमाक बन रहे थे। 3 रियासत ऐसे थी जो बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझ रहे थे। अब तो मुझे मिला है भैया आज़ादी, मैं तो अब स्वतंत्र रहूंगा या तो पाकिस्तान में जाऊंगा। ठीक है, ये देखते हैं। तो तीनों रियासतें कौन थे ये देखते हैं। तो पहली रियासत क्या थी? बहुत ही फेमस नाम है, आप लोगों को पता होगा। ये देखिए, जम्मू एंड कश्मीर। क्या है भैया? जम्मू एंड कश्मीर, ये पहली रियासत थी। दूसरी रियासत क्या थी भैया? दूसरी रियासत थी जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पता है? गुजरात। गुजरात में है जूनागढ़। जूनागढ़। अब आते हैं तीसरी रियासत क्या थी? हैदराबाद। ठीक है, पहली रियासत थी जम्मू कश्मीर, दूसरी रियासत थी जूनागढ़ और तीसरी रियासत थी हैदराबाद। ठीक है, अब आते हैं कि जम्मू कश्मीर का क्या इतिहास है, इसका क्या मैटर था, ये देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो पहले था, तो जम्मू कश्मीर के यहाँ पे जम्मू कश्मीर के राजा का नाम था हरि सिंह। क्या था? वो हिंदू राजा थे, उनका नाम था हरि सिंह। ठीक है, तो भैया जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। ठीक है, उनको अंग्रेजों ने, लॉर्ड माउंटबेटन जो अंग्रेजों के थे, वो बोले थे कि ठीक है भैया अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रहिए। ये बोले कि नहीं, मैं अब स्वतंत्र रहूंगा, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, ना मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा ना भारत के साथ रहूंगा, मैं स्वतंत्र रहूंगा। तो भैया जब उनको मिला ये, तो भारत में कुछ नहीं बोला कि ठीक है भैया स्वतंत्र ही रहिए। तो इनके राजा का क्या नाम था? इनके राजा का नाम था हरि सिंह। इनके राजा क्या नाम था? हरि सिंह। लेकिन इनका एक छोटा सा प्रधानमंत्री, इनके पीएम था। इनका पीएम का नाम था शेख अब्दुल्ला। ठीक है, ये बहुत ही होशियार बंदा है ये। जम्मू कश्मीर के राजा का क्या नाम था उस टाइम? हरि सिंह। और इनके प्रधानमंत्री जी थे शेख अब्दुल्ला। ठीक है भैया आप स्वतंत्र रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो वो पूरा इंडिया, जम्मू कश्मीर तो सबसे उत्तर में है, सबसे ऊपर था जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में वो घुस गया, घुसपैठ कर लिया। और घुसने के बाद लगा कब्जा करना, लगा मारने पीटने, तुम कब्जा करने लगा सीधे। तब तक ये बात हरि सिंह को जब पता चली कि अरे भैया ये क्या हो रहा है, तो हरि सिंह दौड़े आए भैया हमारे प्रधानमंत्री जी के पास, जवाहरलाल नेहरू। भैया बचा लो, मार रहा है हम लोगों को। तो क्यों बचाएं? भैया तुम स्वतंत्र रहना चाह रहे हो तो स्वतंत्र रहो, हम तुम्हें क्यों बचाएं? हैं? जब तुम स्वतंत्र रहना चाह रहे हो तो हम बोले थे कि भैया हमारे मिल जाइए, तो नहीं, आप बोले कि हम स्वतंत्र रहेंगे। तो स्वतंत्र रहिए तो जाइए, स्वतंत्र रहिए कि हमारे पास क्यों आए हैं? तो जानते हैं कि भैया इंडिया पहले से ही शरणार्थी है, वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ जो शरण भीख मांगने आता है उसको हम लोग क्षमा कर देते हैं, चाहे कोई भी हो। तो बोले कि ठीक है भैया चलो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। तब तक ये सरदार वल्लभ भाई पटेल चुप रहिए आप, ऐसे ही मदद कर देंगे क्या? पहले आप विलय पत्र पे साइन कीजिए कि हम भारत में मिल रहे हैं, तब हम आपकी मदद करेंगे। तो हरि सिंह की भाई मजबूरी थी, बोले ठीक है भैया हम साइन कर देंगे, आप कोई समूह बचाइए हम लोगों को।
तो भैया ठीक है, इनको हरि सिंह ने विलय पत्र पे साइन किया, हस्ताक्षर करवाया गया कि भारत में जम्मू कश्मीर भारत में मिल रहा है। तब सरदार पटेल ने आर्मी को भेजा वहाँ पे जम्मू कश्मीर। तब तक पाकिस्तान पूरा जम्मू कश्मीर के 30% एरिया, जम्मू कश्मीर के 30% एरिया को कब्जा कर लिया था। कितना परसेंट? 30% एरिया को कब्जा कर लिया था। और वही 30% हम लोगों को पता है क्या कहलाता है? POK, ठीक है, यही 30% हम लोगों का POK कहलाता है, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान द्वारा अधिकृत किया गया, मतलब पाकिस्तान ने कब्जा लिया था 30%, तब 30% तब तक कब्जा लिया था। जब हमारे सैनिक यहाँ पे आर्मी जब वहाँ पे गई तब तक ये 30% लोग कब्जा कर लिए थे। फिर उसके बाद तो फिर थोड़ी ना हिम्मत पड़ेगी कि आ जाए, तभी से ये 30% हम लोगों का कब्जा कर लिया, ठीक है, जम्मू कश्मीर का। फिर क्या हुआ, जब ये विलय पत्र पे साइन कर रहे थे तब ये देखो इनका शेख अब्दुल्ला, इनका प्रधानमंत्री, ये बहुत होशियार साला है। ये बोला कि ठीक है भैया साइन तो हम कर देंगे, लेकिन एक हमारी भी एक शर्त रहेगी। तो बोले क्या है भैया? तब तक ये बोला कि नहीं, यही जो है साला, ये देखिए 370 आर्टिकल 370 का नाम सुने होंगे, आर्टिकल 370 जुड़वाया। 370 का मतलब ये होता है कि भारत का जो कानून है, जो संविधान है, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। भले से हम आपके साथ आ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना कानून बनाएंगे, अपना संविधान बनाएंगे। तो बोले ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो तभी से 370 लागू हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सभी लोग बोलते हैं कि POK सभी लोग बहुत गाली देते हैं जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को। उस टाइम के जो हमारे नेता वगैरह थे सबको गाली दे रहे थे कि POK नहीं ले पाए, नहीं ले पाए। तो भैया POK 30% जब ले लिया था तो उसी टाइम हमारा UNO बना था। ये नया UNO बना था। UNO एक अदालत है, कोर्ट है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सबका समझौता कराता है। देखिए सरदार पटेल भी वकील थे, जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे। उस टाइम कितने नेता थे ना, मैक्सिमम वकील ही थे। तो वकील आदमी क्या करेगा? ये नया बना था, तो ये वाला मामला जो 30% वाला, ये 30% मामले को भैया देगा UNO में। अब आप ही उस टाइम रहते तो क्या करते हैं भैया? नया अगर कोई बना है तो भैया उस पर तो विश्वास आपको करना ही पड़ेगा ना, कि हो सकता है भाई उन लोगों को दिला दे 30%। जब पाकिस्तान कब्जा कर लिया था तो UNO में ले गए, लेकिन UNO तो निकला गाँव चूसा, वो लटकाए, अभी तक वो मामला फंस रहा है। क्या मतलब है? लेकिन इसमें जवाहरलाल नेहरू गलती नहीं है। उस टाइम अगर कोई भी होता तो यही काम करता, समझे, यही काम करता। कोई भी अगर होता यही काम करता UNO, क्योंकि UNO नया बना था और उस टाइम के ये लोग वकील ही थे। तो वकील थे तो भाई स्वाभाविक है कि वो जाएंगे, वो बोलेंगे ठीक है चलते हैं भाई। और इस टाइम भाई जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम भैया क्या था हम लोगों के पास? नहीं था। अंग्रेजों ने तो सब कुछ चूस लिया था, लूट लिया था, सब कुछ था क्या हम लोगों के पास? अभी तो हम लोगों को डेवलप करना है। आज कुछ सब कुछ हुआ है, उस टाइम कुछ नहीं था। तो उस टाइम क्या लड़ाई लड़ते? कुछ नहीं लड़ पाते। उस टाइम इतनी रियासतें थी, इतना अपने ही में विद्रोह हो रहा था। तो UNO ने तभी से ये मामला UNO में चला गया था, ठीक है। तो इसको जम्मू कश्मीर को हरि सिंह ने किसके द्वारा? तो विलय पत्र। क्वेश्चन आएगा कि जम्मू कश्मीर को भारत में किसके द्वारा मिलाया गया? तो आंसर में आएगा विलय पत्र, ठीक है, विलय पत्र के द्वारा, ठीक है, विलय पत्र के द्वारा। अब आते हैं भैया जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात में स्थित है, ठीक है। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। जूनागढ़ के राजा थे भैया, जूनागढ़ के बोले कि नहीं भैया हम तो पाकिस्तान में जाएंगे। अच्छा पाकिस्तान में जाओगे? सरदार पटेल बोले अच्छा पाकिस्तान में जाओगे, तुमको पता है। पाकिस्तान में भैया गए, वहाँ पे बोले कि भैया तुम राजा हो, तुम जो चाहोगे वही होगा क्या? वहाँ की जनता से पूछो, जनता से पूछे कि जनता तुम किसके साथ रहना चाह रहे हो? तो जनता बोले कि हम तो इंडिया में रहना चाह रहे हैं। तब जब जनता इंडिया में रहेगी तो भैया राजा तुम ही चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे क्या हुआ? जूनागढ़ को जनमत संग्रह, जूनागढ़ को किससे मिलाया गया? जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया? जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया। अब बचता है हैदराबाद। हैदराबाद उस टाइम मुसलमानों का एरिया था।
हैदराबाद को देखिए कैसे मिलाया गया। हैदराबाद में सरदार पटेल एक अनोखा उपाय निकाले। कैसा अनोखा उपाय हैदराबाद में निकाला। हैदराबाद में क्या है ना, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो, ठीक है। हैदराबाद में सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो क्या था कि जो सेना थी उन लोगों का, आर्मी, उसको पुलिस के भेष में वहां पे चला गया, मार पीट पाट के अपने मिला लिया गया। अच्छा, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो का मतलब ये है कि वो आर्मी थी लेकिन ड्रेस अपना पुलिस वाली वर्दी पहनी थी। तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था। तो ये थी हमारी रियासतें, ठीक है। तो अब जाकर टोटल हमारी रियासत कितना थी, 562, ठीक है। कितनी रियासत तो आ गई इंडिया में, 552 रियासतें टोटल भारत में विलय हुई उस टाइम, ठीक है। ठीक है भैया, तो भाई पाकिस्तान भी अपने घर पे चला गया, सारी रियासतें भी हम लोगों के पास आ गई। अब इंडिया में थोड़ा ठीक ठाक व्यवस्था हुआ, लेकिन एक समस्या और उत्पन्न हो गई। आज के टाइम में बयाना 28 राज्य था, उस टाइम कोई राज्य नहीं था। उस टाइम पूरे इंडिया को ना 4 भाग में बांटा गया था। देखते हैं वो क्या है, तो सुनो, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पाकिस्तान में 13 रियासतें गई थी, भारत में 449 रियासतें थी, लेकिन 3 रियासत थोड़ा गर्मी दिखा रही थी, लेकिन तीनों को मिला लिया गया सरदार पटेल के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं, जब सब कुछ सिस्टम ठीक हो गया तो इंडिया उस टाइम जब सब रियासतें आ गई छोटी बड़ी सब, तो पूरे इंडिया को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। राज्यों का भाग, भारतीय राज्यों का वर्गीकरण, भारतीय राज्यों का वर्गीकरण। देखिए अब उस टाइम कैसे कैसे मिलाया गया। तो भारतीय राज्य उस टाइम 4 भागों में बांटा गया। तो उस टाइम राज्य नहीं था, उस टाइम में पहला था ए, ठीक है।